जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ एएस लेवल बिजनेस विद सैम। मैं हूं प्रतीक मानिया और आज की क्लास में हम लोग अपना टॉपिक करने जा रहे हैं प्रोडक्ट पोर्टफोलियो के ऊपर। ठीक है जी। हमारा टॉपिक प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है। ये तो बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन इसके आगे जो हमारा टॉपिक कंटिन्यू होगा वो होगा प्रोडक्ट पोर्टफोलियो एनालिसिस के ऊपर। उसके अंदर हमारे पास दो मेजर टॉपिक्स हैं जिसके ऊपर बहुत दफा क्वेश्चन आ चुका है। एक तो है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल और दूसरा है बॉस्टन मैट्रिक्स, जो कोर्स में जो हमारा रीसेंट अपडेट हुआ है 2023 का कोर्स, उसमें पहली बार बॉस्टन मैट्रिक्स जो है वो A2 के चैप्टर से हटके, यानी कोर्स से हटके, इट हैज बिकम अ पार्ट ऑफ द कंटेंट ऑफ AS लेवल। सो 2023 से पहले AS लेवल में बॉस्टन मैट्रिक्स का दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं था। अब ये रिसेंटली ऐड हुआ है, तो आपको इसके पास पेपर में क्वेश्चंस भी जो है वो खास मिलने वाले नहीं है। लेकिन हाँ, इस साल बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है, बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि इस साल एग्जामिनर जो है वो बॉस्टन मैट्रिक्स के कॉन्सेप्ट को टेस्ट कर ले। चलो जी, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपना कॉन्सेप्ट कि प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है क्या। अच्छा, कभी आपने देखा है सेलिब्रिटीज जो होते हैं जब वो किसी मूवी के लिए अप्लाई करते हैं या ऑडिशन देते हैं या किसी ड्रामे के लिए ऑडिशन देते हैं, तो जो भी डायरेक्टर या प्रोड्यूसर होता है वो उस मॉडल से, सेलिब्रिटी से, एक्टर से कहता है कि अपना पोर्टफोलियो ला कर दो। अच्छा जी, पोर्टफोलियो क्या है? पोर्टफोलियो में ये होता है कि जो उसके अलग अलग पोजेस में, आगे देखते हुए, ऊपर देखते हुए, नीचे देखते हुए, यूं हाथ करके, यूं हाथ करके, 10 20 25 50 जो है अलग अलग पिक्चर्स होती हैं, जिसके अंदर आइडिया हो जाता है कि जो सेलिब्रिटी है या एक्टर है, ये मॉडल है, इसकी शक्ल, बॉडी अलग अलग पोस्चर से, अलग अलग एंगल से कैसे लगती है। वो होता है एक एक्टर का पोर्टफोलियो। समझाने के लिए, आपके कॉन्सेप्ट डेवलप करने के लिए बता रहा हूं। प्रोडक्ट पोर्टफोलियो क्या है? प्रोडक्ट पोर्टफोलियो बेसिकली कंपनी का पोर्टफोलियो होता है। जिस तरह एक्टर का पोर्टफोलियो अलग अलग एंगल से उसकी पिक्चर्स होती हैं, प्रोडक्ट पोर्टफोलियो बेसिकली जो है वो ये बताता है कि कंपनी के पास अलग अलग रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स क्या क्या है। प्रोडक्ट पोर्टफोलियो बेसिकली ये बताता है कि किसी भी कंपनी के पास अलग अलग प्रोडक्ट्स की रेंज क्या है। आई रिपीट, प्रोडक्ट पोर्टफोलियो ये बताता है किसी भी कंपनी के पास अलग अलग प्रोडक्ट्स की क्या क्या रेंजेस है। सो आज अगर मैं बोलूं यूनिलीवर की, अगर मैं बात करता हूं, यूनिलीवर इज वन ऑफ द बिगेस्ट एफएमसीजीज ऑफ द वर्ल्ड। यानी यूनिलीवर जो है वो दुनिया की बिगेस्ट एफएमसीजी है। एफएमसीजी मतलब फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड। ये आपके कोर्स का पार्ट नहीं है, लेकिन आपको एज अ जनरल नॉलेज ये पता होना जरूरी है कि एफएमसीजी का मतलब क्या है। ठीक है जी। तो ये साबुन, टूथपेस्ट, शैम्पू, चॉकलेट, बिस्किट, ये जो सारी चीजें हैं ना, ये एफएमसीजीज कहलाती हैं। तो दुनिया की जो सबसे बड़ी एफएमसीजी कंपनी है वो यूनिलीवर है। उसके बाद जो रिसेंट एक कंपनी हमारे पास पाकिस्तान छोड़ के गई है, पीएनजी, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, जिसके जो है अलग अलग प्रोडक्ट्स है, डायपर्स है, जिलेट रेजर है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो यूनिलीवर की जो, अगर आप प्रोडक्ट पोर्टफोलियो देखो ना, तो उसके अंदर पता नहीं कितने प्रोडक्ट्स हैं। वॉल्स भी है, डालडा घी भी है, सर्फ एक्सेल भी है, साबुन लक्स भी है, और गोरा करने वाली फेयर एंड लवली क्रीम भी है, और पता नहीं कितने सारे उसके प्रोडक्ट्स हैं। तो कल को अगर एग्जामिनर आपसे पूछता है कि भाई जरा मुझे ये बताओ कि प्रोडक्ट पोर्टफोलियो क्या है, तो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो बेसिकली ये बताता है कि किसी भी कंपनी के पास कौन से अलग अलग रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स मौजूद हैं। सो आज अगर मुझे ये देखना हो कि भाई यूनिलीवर का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो क्या है, या यूनिलीवर का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो अगर मैं देखता हूं, तो मुझे प्रोडक्ट पोर्टफोलियो यूनिलीवर का क्या बताएगा, तो मुझे ये बताएगा कि भाई यूनिलीवर का जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है, ये बताएगा कि कंपनी यूनिलीवर के पास कौन कौन से अलग अलग रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स मौजूद है, कौन कौन से अलग अलग रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स मौजूद है। ये है प्रोडक्ट पोर्टफोलियो। अच्छा, अब कंपनी प्रोडक्ट पोर्टफोलियो जब देखती है, या इंसान प्रोडक्ट पोर्टफोलियो देखता है, तो उसको पता लग जाता है कि यार प्रोडक्ट, इस कंपनी के पास कौन कौन से अलग अलग प्रोडक्ट्स मौजूद हैं। सो आज अगर मैं यूनिलीवर का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो देखता हूं, तो मुझे पता लगता है कि इसके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में, यानी इस कंपनी के पोर्टफोलियो में, इसके पास वॉल्स है, फेयर एंड लवली क्रीम है, सर्फ एक्सेल है, लक्स है, डालडा है, ये है, वो है। अच्छा, ये तो सिर्फ देखना हो गया। आज अगर मुझे एनालिसिस करना हो कि कौन सा प्रोडक्ट कहां खड़ा है, अब यूनिलीवर के पास इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं, उसे बना के छोड़ थोड़ी दिए। यूनिलीवर की जो मार्केटिंग टीम है वो ये भी देखती होगी
तो ये भी देखती होगी कि यूनिलीवर के पास कौन कौन से प्रोडक्ट्स जो मौजूद है, उनकी इस वक्त करंट पोजीशन क्या है, उनका करंट सिनेरियो क्या है, उनकी मार्केट में क्या परफॉर्मेंस है, क्या स्टैंडिंग है। तो हम अगला कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं प्रोडक्ट पोर्टफोलियो एनालिसिस। प्रोडक्ट पोर्टफोलियो एनालिसिस एक ऐसा मेथड है जिसके अंदर हम कंपनी के जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो यानी जो अलग अलग रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स है उनका एनालिसिस करते हैं कि हर प्रोडक्ट की इंडिविजुअल लेवल पर स्टैंडिंग क्या है, हर प्रोडक्ट की इंडिविजुअल लेवल के ऊपर स्टैंडिंग क्या है। अच्छा जी, तो अगर अब आप नोटिस करो तो हमारे पास प्रोडक्ट पोर्टफोलियो एनालिसिस के, यानी आज अगर मुझे किसी भी कंपनी का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो का एनालिसिस करना हो, यानी ये देखना हो कि भाई वॉल्स आइसक्रीम कहां खड़ी है मार्केट में, या जो है वो यूनिलीवर का जो है वो लक्स साबुन कहां खड़ा है, या सर्फ एक्सेल साबुन कहां खड़ा है, तो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो एनालिसिस मैं लिख भी देता हूं ताकि आपसे गलती ना हो, सॉरी, प्रोडक्ट पोर्टफोलियो एनालिसिस करने के दो मेथड्स हैं। एक है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल और एक है हमारे पास बॉस्टन मैट्रिक्स। आई विल रिपीट माई सेल्फ, प्रोडक्ट पोर्टफोलियो एनालिसिस है क्या? प्रोडक्ट पोर्टफोलियो एनालिसिस एक ऐसा मेथड है जिसको इस्तेमाल करके हमें यह पता लग जाता है कि कंपनी के पास जो अलग अलग प्रोडक्ट्स मौजूद हैं अपने पोर्टफोलियो में, उन प्रोडक्ट्स की इस वक्त मार्केट में स्टैंडिंग क्या है, उन प्रोडक्ट की मार्केट में इस वक्त स्टैंडिंग क्या है। तो अगर किसी भी कंपनी का आप प्रोडक्ट पोर्टफोलियो एनालिसिस करना चाहते हैं, उसकी प्रोडक्ट्स को इवैल्यूएट करना चाहते हैं मार्केटिंग सेंस के अंदर, तो आपके पास एनालिसिस करने के दो मेथड्स हैं हमारे कोर्स के अंदर। एक है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल और एक है बॉस्टन मैट्रिक्स। अच्छा जी, अब सबसे पहले हम मूव ऑन करते हैं प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के ऊपर। अच्छा, जितने लोग ओ लेवल्स करके आए हैं आपने तो ये पढ़ा ही होगा कि प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, सॉरी, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल क्या होता है। अच्छा, ओ लेवल्स में जो आपने प्रोडक्ट लाइफ साइकिल पढ़ा है, कंपैरेटिवली बहुत आसान था और इतना ज्यादा डिटेल्ड नहीं था। अभी जो हम पढ़ेंगे प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, वो अच्छा खासा डिटेल्ड होगा। मतलब इसके अंदर बहुत सारी डिटेल्स होंगी, इन डेप्थ हम पढ़ेंगे, और साथ साथ हम प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, सॉरी, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के अंदर 4 P's भी देखेंगे कि बेसिकली हर स्टेज पर जो है वो कंपनी का मार्केटिंग मिक्स क्या होगा, क्या क्या स्ट्रैटेजीज होनी चाहिए, किस किस तरीके से जो है वो कंपनी को जो है वो डिफरेंटली चीजों को देखना पड़ता है। सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल है क्या। सो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल इज वन ऑफ द मेथड्स यूज्ड इन प्रोडक्ट पोर्टफोलियो एनालिसिस। ठीक है, तो इससे हम, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल एक मेथड है प्रोडक्ट पोर्टफोलियो एनालिसिस का, जिसके अंदर हम ये देखते हैं कि प्रोडक्ट की इंडिविजुअल लाइफ क्या है। इस तरह भी समझ सकते हो या आप ये भी समझ सकते हो कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल बेसिकली एक ऐसा मेथड है, आई रिपीट, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल एक ऐसा मेथड है जो कि मुझे यह बताता है कि प्रोडक्ट इस वक्त कहां खड़ा है, या प्रोडक्ट की जिंदगी में क्या क्या स्टेजेस आएंगे और किन किन स्टेजेस से गुजरता हुआ प्रोडक्ट गुजरेगा और कहां पर जाकर पहुंचेगा। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल बेसिकली एक डायग्राम टाइप, एक टेबल टाइप है। अगर आपका प्रोडक्ट लॉन्च हो चुका है तो आपको बताएगा कि इस वक्त आपका प्रोडक्ट किस स्टेज पर खड़ा है। अब स्टेजेस क्या क्या होते हैं उनको डिटेल में भी पढ़ेंगे। तो बताता है इस वक्त आपका प्रोडक्ट कहां पर खड़ा है, नंबर 1। या फिर आप प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले हैं तो आप एज अ फ्यूचर इसको बना सकते हैं कि हमारा प्रोडक्ट आने वाले दिनों में किस स्टेज पर कहां कब खड़ा होगा और आने वाले दिनों में उसकी फ्यूचर की क्या स्ट्रैटेजीज होंगी। अच्छा, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं आपका एक कॉन्सेप्ट यहां पर क्लैरिफाई करना चाहता हूं कि जब हम ओ लेवल्स पढ़ते हैं, यानी जब व्हेन वी वर पार्ट ऑफ ओ लेवल्स, मैं भी पढ़ाता हूं, आप पढ़ के भी आए होंगे, तो ओ लेवल्स में हम मेच्योरिटी और सैचुरेशन को अलग अलग पढ़ते हैं। हम पढ़ते हैं मेच्योरिटी एक अलग स्टेज है, सैचुरेशन एक अलग स्टेज है, हम अलग अलग पढ़ते हैं। बट एज फार एज एस लेवल इज कंसर्न्ड,
हम एएस लेवल में इसको मोर और लेस सेम ट्रीट करते हैं। आई रिपीट, एज फार एज एएस लेवल इज कंसर्न, एएस लेवल के अंदर हम लोग मेच्योरिटी और सैचुरेशन के स्टेज को मोर और लेस सेम कंसिडर करते हैं। बताने का मकसद सिर्फ यह है ताकि आपसे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कोई गलती ना हो जाए। जो लोग ओ लेवल्स पढ़कर आए हैं उनके लिए तो ये बात बड़ी क्लियर होगी कि यार मेच्योरिटी अलग होती है, सैचुरेशन अलग होती है। लेकिन जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं उनको तो चीजें पता ही नहीं है। लेकिन जब हम एएस लेवल में पढ़ेंगे आज, तो हम देखेंगे कि भाई हायर लेवल पर हम ये पढ़ते हैं, हम ये देखते हैं कि भाई मेच्योरिटी सैचुरेशन जो है वो मोर और लेस एक ही चीज है। अब क्या है उसको हम जरा डिटेल में देखते हैं। अच्छा जी, लेट्स गो अहेड एंड स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग कि ये प्रोडक्ट लाइफ साइकिल है क्या। देखो, जिस तरह हर इंसान की जिंदगी में कुछ फेज होते हैं, इंसान भी जब पैदा होता है तो वो अलग अलग स्टेजेस से गुजरता है, तो इसी तरह प्रोडक्ट भी जो है वो अलग अलग फेजेस से गुजरता है। ये अल्लाह का एक नेचुरल प्रोसेस है कि इंसान पहले पैदा होता है, फिर वो चलना सीखता है, फिर वो बड़ा होता है, टीनेज, फिर पोस्ट टीनेज, फिर अर्ली अडल्ट, फिर पोस्ट अडल्ट, फिर ओल्ड एज और फिर डेथ। तो ये एक नॉर्मल साइकिल है एक इंसान की जिंदगी का। ठीक है, कुछ केसेस में हमने देखा है पैदा होते साथ बच्चे मर भी जाते हैं, जिसे हम इन्फेंट मोर्टालिटी कहते हैं। कुछ लोग की बेचारों की यंग डेथ हो जाती है ड्यू टू अनफॉर्सीन सर्कमस्टांसेस। नशा कर रहे थे, बस के नीचे आ गए, एक्सीडेंट हो गया, हार्ट अटैक हो गया, कुछ भी हो सकता है भाई, डेथ तो है ही है। तो इससे हमें पता लगता है कि हर इंसान की जिंदगी में एक लाइफ है, और अगर लाइफ है तो उसकी कुछ स्टेजेस हैं जिन स्टेजेस के थ्रू गुजरना है विदाउट अ डाउट। एक चीज और हमें पता लगी कि जिस तरह इंसान की जिंदगी और कुछ स्टेजेस है, इस तरह प्रोडक्ट की भी एक लाइफ है। प्रोडक्ट की लाइफ है, प्रोडक्ट के भी कुछ स्टेजेस है, और उन स्टेजेस से प्रोडक्ट ने भी गुजरना ही गुजरना है। सिर्फ और सिर्फ अल्लाह सुब्हाना व तआला की जात ऐसी है जिसकी कोई लाइफ नहीं है। इसे हम कहते हैं इन्फिनिटी। क्या कहते हैं? इन्फिनिटी। कोई लाइफ स्पैन नहीं है, हमेशा से था, हमेशा है, और अल्लाह हमेशा रहेगा। कोई टाइम स्पैन नहीं है अल्लाह की लाइफ स्पैन के अंदर। इटर्निटी, इन्फिनिटी, आप जो भी इसको वर्ड यूज करना चाहो करो। अल्लाह की जात के अलावा दुनिया में हर चीज का एक लाइफ है। किसी की लाइफ लंबी है, किसी की लाइफ छोटी है, लेकिन लाइफ है। और अगर लाइफ है तो उसने कुछ स्टेजेस से गुजरना है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि इंसान की लाइफ हो और इंसान ने स्टेजेस से ना गुजरना हो। ऐसा हो नहीं सकता। या प्रोडक्ट हो, प्रोडक्ट ने स्टेजेस से ना गुजरना हो, ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि अब प्रोडक्ट की लाइफ का स्टेज क्या होता है। किसी भी प्रोडक्ट की लाइफ का जो सबसे पहला स्टेज होता है वो होता है डेवलपमेंट। जैसे इंसान है, इन इंडिविजुअल, मैं आप, मेल फीमेल जो भी है, अल्लाह का प्रोसेस ये है कि वी स्टे इनसाइड अवर मदर्स वूम फॉर 9 मंथ्स। ये सब कहते हैं मां के पेट में रहता है बच्चा। अब वो प्रोसेस है, तो मां के पेट में है तो उसके अंदर उसका ब्रेन डेवलप हो रहा है, उसके बाल डेवलप हो रहे हैं, उसकी स्किन, उसकी बॉडी, उसकी बोन्स, उसका हार्ट, उसकी किडनी, उसका लिवर, उसके मसल्स, उसकी नर्वस सिस्टम, पूरा एक प्रोसेस है। अब इंसान सोचे तो इंसान बोले यार ये कैसा प्रोसेस है यार, मां के पेट में क्या हो रहा है ऐसा? बस सब कुछ नेचुरली हो रहा है। अल्लाह ने एक ऐसा सिस्टम बनाया है, अब ये नेचुरली हो रहा है बाय अल्लाहज लॉ। बट प्रोडक्ट के साथ ऐसा नहीं होता। जिस तरह एक इंसान मां के पेट में डेवलप होता है, इसी तरह एक प्रोडक्ट किसी भी फैक्ट्री में या किसी कंपनी के रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में सबसे पहले बनता है। तो कोई भी प्रोडक्ट जो आज मेरे आपके पास अगर है, जो हम देख रहे हैं, यूज कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, कुछ भी है, अगर उसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस मौजूद है तो इसका मतलब वो प्रोडक्ट कहीं ना कहीं पहले बना है। बनने से पहले तो कोई प्रोडक्ट मार्केट में आ ही नहीं सकता ना, पॉसिबल ही नहीं है। तो पहले प्रोडक्ट बना है, पहले प्रोडक्ट बना है।
बना का है या तो किसी फैक्ट्री में, अगर ये टी शर्ट वी शर्ट टाइप कोई चीज है तो जाहिर सी बात है फैक्ट्री में बनी होगी, है ना। और अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड प्रोडक्ट है, सेलफोन है, तो पहले किसी कंपनी के रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने उस पर रिसर्च की होगी, पैसा लगाया होगा, फिर जाके प्रोडक्ट बना होगा। तो अगर आपसे एग्जामिनर पूछता है कि भाई ये डेवलपमेंट स्टेज क्या है किसी भी प्रोडक्ट की लाइफ में, सो इट इज दैट स्टेज ऑफ अ प्रोडक्ट वेयर इट इज ईदर डेवलप्ड इन अ फैक्ट्री और इट इज ईदर डेवलप्ड इन अ रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। ये वो फेज होता है जहां पर प्रोडक्ट बन रहा है, अभी तक बना नहीं है। बन रहा है, अभी तक बना नहीं है, बनने वाला है, इन प्रोसेस है। ठीक है जी। अब आप यहां देख सकते हो डेफिनेशन में, यहां पर प्रोटोटाइप बन रहा है। प्रोटोटाइप का मतलब कंपनी ने एक आध प्रोडक्ट बनाया है, बना के देखा है कि बनने के बाद कैसा लगेगा। अभी जो मेरे आपके हाथ में आईफोन है, आपको क्या लगता है कि कंपनी ने एक दफा डिजाइन किया, ठक 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 बनाने शुरू कर दी? नहीं भाई, पहले एक प्रोडक्ट बनता है, बनने के बाद देखती है कंपनी, अच्छा ये देखने बनने के बाद ऐसा लगेगा, ऐसा होगा, उसको टेस्ट करते हैं, फिर फिर जाया करते हैं, फिर नया बनाते हैं, फिर टेस्ट करते हैं, फिर जाया करते हैं, फिर नया बनाते हैं। बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ होता है। सही है। फिर जाके प्रोडक्ट बनता है। यह है डेवलपमेंट फेज। आई एम श्योर अगर इसकी डेफिनेशन आपके पास आए, आप कर लोगे, कोई परेशानी वाली बात नहीं। अच्छा, कुछ कॉम्प्लिकेटेड चीजें अब आपको यहां पता होनी जरूरी है। पहली चीज, जब कंपनी का प्रोडक्ट डेवलपमेंट फेज में होता है, रेवेन्यू क्या होते हैं? जीरो। प्रोडक्ट बन रहा है, अभी तक बना, तो भाई जब तक बना ही नहीं है तब तक बिका है नहीं। जब तक बिका ही नहीं है तो रेवेन्यू हो सकता है? हो सकता है भाई रेवेन्यू। तो अगर आपसे एग्जामिनर पूछे कि भाई कंपनी का सबसे ज्यादा खतरनाक स्टेज कौन सा है, तो आप बोलोगे भाई सबसे ज्यादा खतरनाक स्टेज होता है डेवलपमेंट स्टेज। प्रोडक्ट बन रहा है, फ्री में बनता है, बनने के लिए ठीक ठाक इन्वेस्टमेंट लग रही होती है, तो इसका मतलब ये वो स्टेज होता है जहां पर कंपनी की, एक तो ये बार बार हाईलाइटर आ जाता है, जहां कंपनी की इन्वेस्टमेंट लगे जा रही है, लगे जा रही है, लगे जा रही है। बन रहा है, खराब हो रहा है, टेस्ट हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, फाइनल तो हुआ ही नहीं ना अभी तक। अभी तक टेस्टिंग फेज में कंपनी की ठीक ठाक पैसा लगे जा रहा है, लगे जा रहा है, लगे जा रहा है, लगे जा रहा है, लगे जा रहा है। ठीक है। और अभी तक बना ही नहीं है तो बिका ही नहीं है, बिका नहीं है तो कंपनी के जो रेवेन्यू है जीरो। अब आप सोचो, पैसा लगे जा रहा है, लगे जा रहा है, लगे जा रहा है, रेवेन्यू जीरो है, तो अगर आपसे कोई पूछे कि इस कंपनी की नेट कैश फ्लो पोजीशन क्या होगी, हमने पढ़ा ना नेट कैश फ्लो, नेट कैश फ्लो इसका क्या होगा? नेगेटिव होगा। नेगेटिव क्यों? नेगेटिव का याद है मतलब क्या था? इनफ्लोस कम है, आउटफ्लोस ज्यादा। और आपको यह भी याद होगा, जब किसी कंपनी का नेट कैश फ्लो नेगेटिव होता है, उसका मतलब उस कंपनी को बहुत ज्यादा वर्किंग कैपिटल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, या आप लिख सकते हो कैश की शॉर्टेज हो सकती है, की बात है, या आप लिख सकते हो कंपनी को इस स्टेज पे लिक्विडिटी प्रॉब्लम्स भी हो सकती। तो अब आपकी मर्जी, आप जो उसको लिखना चाहो। जो लोग अकाउंट्स के स्टूडेंट्स हैं या जो लोग A2 पढ़ चुके हैं, उनको लिक्विडिटी का मतलब समझ आ गया होगा। जो लोग पहली बार AS पढ़ रहे हैं, उनको लिक्विडिटी का मतलब समझ नहीं आया होगा, टेंशन मत लो, इग्नोर करो। लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट हम A2 में पढ़ते हैं, लेकिन जस्ट बिकॉज A2 जिनके पास है वो अगर AS लेवल में यूज करते हैं तो कोई मसला नहीं है, कर सकते हैं आप। कोर्स का पार्ट है A2 के लिए, AS के लिए नहीं। तो लिक्विडिटी हम अगले साल पढ़ेंगे, नहीं आता टेंशन मत लो। खैर, ठीक है जी। सो ये वो स्टेज होता है कंपनी का जहां पर प्रोडक्ट डेवलप हो रहा है, डेवलप हुआ नहीं है, ठीक ठाक पैसा लग रहा है, यानी आउटफ्लो बहुत ज्यादा है कैश का, इनफ्लो नहीं है। अब इसके हिसाब से ये फेज को अगर मैं बोलूं तो दिस इज द मोस्ट रिस्की फेज। दिस इज द मोस्ट रिस्की फेज। अब आप बोलेंगे रिस्की क्यों? मैं आपको एग्जांपल देता हूं। पिछले कोई 6-8 साल से एप्पल पैसे पे पैसा लगा रहा है, पैसे पे पैसा लगा रहा है, एंड एप्पल वाज ऑन द वर्ज ऑफ डेवलपिंग ए स्मार्ट इलेक्ट्रिक एप्पल कार। पता नहीं कितने मिलियंस ऑफ डॉलर्स लगा दिए होंगे उन्होंने उस गाड़ी को बनाने में। इवेंचुअली बैक इन 2022 या 23
2-3 साल पहले की बात है, एप्पल ने फाइनली अनाउंस किया कि वी नाउ कॉल इट क्विट, यानी हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई, एप्पल की स्मार्ट कार बनाना हमारे बस की बात नहीं, माफी मांग ली, खत्म। माफी क्या मांगी, मतलब एक वही है ना, डूब गए पैसे। इसका मतलब क्या है, उन्होंने ठीक ठाक पैसा लगाया, 3-4 साल तक काम किया था उस पर, ठीक ठाक पैसा लगाया रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर, ये क्या वो क्या, इवेंचुअली बोला सॉरी नहीं बन रही। अभी 3-4 साल तक जो लोगों ने प्रोटोटाइप्स बनाए होंगे, डेवलपमेंट की होगी, सॉफ्टवेयर बने होंगे, हार्डवेयर बने होंगे, टीम रखी होगी, ये जो पता नहीं कितने अरब रुपए लगे होंगे, इसकी कोई रिकवरी है? गया भाई। रिकवरी तो तब होती जब प्रोडक्ट बनता, बिकता, सेल्स आती, प्रॉफिट आता, बोलते हाँ भाई रिकवर हो गया। प्रोडक्ट बना ही नहीं, बिका ही नहीं, तो जितना कुछ लगाया था सब जीरो जीरो हो गया, गॉन। इसीलिए मैं कह रहा हूं सबसे रिस्की फेज है। प्रोडक्ट डेवलप हो रहा है, लगे जा रहे हैं पैसे, अभी तक आने का कोई आसरा नहीं है। ये है डेवलपमेंट फेज, जिसको मैंने रिलेट किया टू अ चाइल्ड व्हेन द चाइल्ड इज प्रेजेंट इन अ मदर्स वूम, मां के पेट में जब होता है। रिस्की है ना, जब व्हेन अ वुमन इज प्रेग्नेंट तो उसे क्यों कहा जाता है बी केयरफुल, इट इज अ रिस्की फेज। कुछ भी गलती हो गई तो चाइल्ड, अल्लाह माफ करे, अब नॉर्मल हो सकता है, चाइल्ड की मां के पेट में डेथ हो सकती है, मां की डेथ हो सकती है, बहुत कुछ हो सकता है। तो इसीलिए व्हेन अ वुमन इज प्रेग्नेंट इट इज ऑलवेज मेंशन्ड बी केयरफुल, इट इज द मोस्ट रिस्की फेज। इवन अगर आप एयरलाइंस की बात करो तो व्हेन द वुमन क्रॉसेज हर 5th मंथ एंड शी एंटर्स अ 6th मंथ, एयरलाइन वाले कहते हैं हम आपको प्लेन पे भी उड़ाएंगे नहीं, क्योंकि प्लेन ऊपर गया, ऑक्सीजन कट ऑफ, मतलब कम हो जाता है, कुछ भी हो सकता है भाई, कौन जिम्मेदारी लेगा? माँ की डेथ हो गई, बच्चे की डेथ हो गई, आप तो शोर शराबा कर देंगे सोशल मीडिया के ऊपर, हालांकि गलती आपकी है, हमारी गलती थोड़ी है, कुछ भी हो सकता है। खैर, रिस्की फेज है। अच्छा जी, अच्छा जी, मूविंग ऑन। अब हमारे पास अगला फेज है, ये है इंट्रोडक्टरी फेज। अब कंपनी ने प्रोडक्ट बना लिया, रेडी हो गया। अब रेडी किया है तो ड्राइंग रूम में सजाने के लिए थोड़ी रेडी किया है। अगर कंपनी ने प्रोडक्ट रेडी किया है, अगर कंपनी ने प्रोडक्ट बनाया है, तो भाई ड्राइंग रूम में इट्स नॉट देयर टू बी अ शो पीस इन द ड्राइंग रूम और द लिविंग रूम, बेचना है। अब बेचेंगे कैसे? बेचेंगे इस तरह कि उसको मार्केट में इंट्रोड्यूस किया जाएगा, उसको मार्केट में इंट्रोड्यूस किया जाएगा। अच्छा, तो इंट्रोडक्टरी फेज क्या है? इट इज दैट फेज ऑफ अ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल वेयर द प्रोडक्ट इज इंट्रोड्यूस टू द कंज्यूमर्स फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। ये वो फेज है जहां पर प्रोडक्ट को कस्टमर्स के साथ इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, कस्टमर्स को, कंज्यूमर्स को ये बताया जाता है कि हाँ यार हमारे पास ये प्रोडक्ट मौजूद है, बताया जाता है। अब यहां पर दो चीजें हो सकती है, जैसे बच्चा जब पैदा होता है, नंबर वन, द चाइल्ड इज इंट्रोड्यूस टू द वर्ल्ड, द चाइल्ड कैन नॉट सर्वाइव। पैदा हुआ, दुनिया की एनवायरमेंट को सस्टेन नहीं कर पाया, चाइल्ड मर गया, विच इज कॉल्ड एज इन्फेंट मोर्टालिटी। बहुत दफा ऐसा होता है, कंपनी प्रोडक्ट लॉन्च करती है, लॉन्च करते साथ प्रोडक्ट पसंद नहीं आता लोगों को, इंस्टेंट फॉल आउट, डिक्लाइन, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। अभी आपको याद होगा बीच में जो है वो बाइकआउट का जब चक्कर चल रहा था, तो पेप्सी प्लेड इट स्मार्ट, उन्होंने एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया टीम के नाम से, है ना, टीम के नाम से लॉन्च किया, लोगों ने उसको नहीं खरीदा, लॉन्च हुआ, लॉन्च होते साथ फ्लॉप हो गया मार्केट के अंदर, ठीक है ना। प्रोडक्ट लॉन्च हुआ, इंट्रोड्यूस हुआ, इंट्रोड्यूस होते साथ मार्केट में फ्लॉप हो गया, एक एग्जांपल। दूसरी एग्जांपल, एप्पल ने पता नहीं कितने करोड़ों अरबों रुपए लगा के एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया था, एप्पल विजन प्रो, 12-13 लाख रुपए का था वो, पूरी वीडियोस आई, इट वाज अ प्रॉपर गियर, आप पूरा मुंह पे मास्क लगाते हैं, पहनते हैं, घूमते घूमते। कुछ लोगों ने खरीदा, उन्होंने रिव्यूज भी दिए, यार ये इतनी हैवी डिवाइस है, आप इसको पहन के घूम ही नहीं सकते, नंबर वन। नंबर टू, आप पहन के घूम भी रहे तो यू फील कट ऑफ फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, बहुत पावरफुल थी, मतलब इट वाज अमेजिंग, उसमें आपका लैपटॉप, उसमें आपका आईपैड, मैकबुक, शैकबुक, हर चीज कनेक्टेड है, जहां जा रहे हो उसको स्कैन कर रही है, उसके फीचर्स बता रही है, प्राइस बता, एक्सेप्शनल प्रोडक्ट था, एक्सेप्शनल। लेकिन उसको पूरा वक्त पहनकर घूमना, कैरी करना बड़ा मुश्किल काम था। एक तो प्रैक्टिकलिटी लोगों को नजर नहीं आई, आएगी अगले 2-3 साल में, आप देखेंगे
कि दुनिया जितनी ज्यादा ऑनलाइन आ रही है ये भी होगा, ठीक है ना। तो अभी फिलहाल लोगों को प्रैक्टिकलिटी नजर नहीं आई और महंगा भी बहुत था, फ्लॉप हो गया, ठीक है ना। प्रोडक्ट फेलियर, इंट्रोड्यूस हुआ और फ्लॉप हो गया। ऐसे बहुत सारे हैं हमारे पास, ऐसे हमारे पास बहुत सारे केसेस हैं, एग्जांपल्स हैं, जहां पर हमने देखा है कि प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस होता है, इंट्रोड्यूस होते साथ फ्लॉप हो जाता है। लेकिन कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे भी हैं जो इंट्रोड्यूस हुए, इंट्रोड्यूस होते साथ हिट हो गए। एप्पल का बात कर रहे हैं, आईफोन इंट्रोड्यूस हुआ, इंट्रोड्यूस होते साथ हिट हो गया। बैक इन 2007 पहली बार, आज से 19 साल पहले पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ था आईफोन। महीनों से, साल साल से, डेकेड, ऑलमोस्ट 2 डेकेड्स हो गए आईफोन को। इट हैज बीन डूइंग एक्सेप्शनली वेल। ठीक है, पिछले 2-4 साल से कुछ परेशानियां चल रही हैं, लेकिन इट्स स्टिल डूइंग वेरी गुड। तो इंट्रोडक्शन वो फेज होता है जहां पर प्रोडक्ट को मार्केट में इंट्रोड्यूस किया जाता है। अगर आप देखो यहां पर, ये प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का कौन सा फेज है? ये प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का सेकंड फेज है। इसको मार्केट में लॉन्च किया जाता है, इसको मार्केट में लॉन्च किया जाता है। अच्छा जी, अब कुछ फीचर्स देखते हैं। लोग अभी प्रोडक्ट को जानना शुरू हुए हैं, जानना शुरू हुए हैं, अभी तक कंप्लीटली जानते नहीं है। तो इसका मतलब यहां पर सेल्स क्या होंगी? कम होंगी। सेल्स क्या होंगी? क्योंकि लोग तो भी जानते ही नहीं ना, भी मार्केट में आया है। शुरू शुरू में तो सेल्स होती ही नहीं है, बहुत कम होती है, सेल्स कम होगी। और कंपनी का जो प्रॉफिट है वो भी कम होगा। सेल्स भी कम होगी, प्रॉफिट भी कम होगा। व्हाई? बिकॉज अभी तक प्रोडक्ट नया नया है, लोग अभी तक इससे फुली अवेयर नहीं है। टाइम लगता है यार, ऐसा नहीं हो सकता कि प्रोडक्ट लॉन्च हो और लॉन्च होते साथ हिट हो जाए एक रात में। इट टेक्स टाइम। आज अगर हम बात करते हैं कोको कोला की, गुची की, एलवी की, प्राडा की, लेवाइस की, जितने भी ब्रांड्स हैं ना, मैं जिनकी मैं आपको एग्जांपल देता हूं, ये सब की अगर आप एवरेज लाइफ देखो ना, सब 100-100 साल पुराने ब्रांड हैं जो आज यहां तक पहुंचे हैं, जिनकी मैं और आप बात करते हैं। ठीक है जी, ये है हमारे पास इंट्रोडक्टरी फेज। अच्छा, अब एग्जामिनर आपसे बोल सकता है कि भाई जरा मुझे बताओ इंट्रोडक्टरी फेज का मार्केटिंग मिक्स क्या होना चाहिए। यानी आज अगर कोई कंपनी पहली बार अपना प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करती है मार्केट में, तो क्या होना चाहिए, इसका क्या मार्केटिंग मिक्स होना चाहिए? सबसे पहले मार्केटिंग मिक्स में 4 पीस होते हैं: प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। तो आपके हिसाब से कंपनी जब पहली बार आ रही है, पहली बार किसी मार्केट में प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है, तो बहुत सारे वेरिएंट्स लॉन्च करेगी या सिर्फ बेस मॉडल लॉन्च करेगी? सबसे पहले कंपनी बेस मॉडल लॉन्च करेगी। 1 पीस, 2 पीस, एक वैरायटी, 2 वैरायटी लॉन्च करके देखेगी कि रिस्पॉन्स कैसा है। फिर बाद में मल्टीपल वैरायटीज पाएंगे। शुरू में हमेशा 1 या 2 मॉडल लॉन्च करके, 1 या 2 वेरिएंट लॉन्च करके देखे जाते हैं कि क्या रिस्पॉन्स आ रहा है लोगों का। फिर बाद में जो है वो मल्टीपल वैरायटीज पे जाया जाता है। आप देख भी लो कि रिसेंटली पाकिस्तान में बहुत सारी चाइनीज ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स आए हैं, कोरियन आए हैं। आप देखो सबने पहले क्या किया, 1-2 मॉडल शुरू में लॉन्च किए, सक्सेस मिलती गई, मिलती गई, मिलती गई, तो आहिस्ता 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 करके लॉन्च करते चले गए, है ना। आजकल हेवल कंपनी की बड़ी वो चल रही है, तो उन्होंने पहले एक मॉडल लॉन्च किया हेवल का, फिर हेवल के मल्टीपल मॉडल्स लॉन्च किए, फिर हेवल का टैंक लॉन्च किया। बीवाईडी ने सबसे पहले ऑटो लॉन्च की, फिर सील लॉन्च की, फिर शार्क लॉन्च किया, फिर ऑटो 2 लॉन्च की, फिर अभी सील ऑन करके कोई नया वेरिएंट लॉन्च किया। तो इंट्रोडक्टरी फेज में कंपनी को पता ही नहीं है कि मार्केट रिस्पॉन्ड कैसे करेगी, तो अपना बेस मॉडल लॉन्च करते हैं। या आप ये भी कह सकते हो, या आप ये भी लिख सकते हो, बहुत लिमिटेड वैरायटी के साथ आते हैं, बहुत लिमिटेड वैरायटी के साथ। ठीक है जी, ताकि पता तो लगे कि कस्टमर को पसंद आता है नहीं आता। आप सारी लॉन्च कर दो और कस्टमर को कुछ भी ना पसंद आए, तो आप तो बैंकरप्ट। तो हमेशा बेस मॉडल या लिमिटेड वैरायटी लॉन्च की जाती है इंट्रोडक्शन पे, जस्ट टू गेट द सेंस ऑफ द मार्केट, जस्ट टू, इसे हम कहते हैं टू गेट द पल्स ऑफ द मार्केट। तो पता तो लगे कि कस्टमर रिस्पॉन्ड कैसे करता है। अच्छा भाई, फिर प्राइस। इंट्रोडक्टरी फेज में क्या प्राइस होनी चाहिए? हमने प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज पढ़ी है ना।
आप पेनिट्रेशन प्राइसिंग रख लो, यानी भी तो इंट्रोड्यूस किया है ना, शुरू में प्राइस कम रखो, आहिस्ता 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 प्राइस बढ़ा दो। आप देखो चाइनीज मैन्युफैक्चरर्स ने, बीवाईडी ने, किया ने, सबने क्या किया, शुरू में इतनी प्राइस कम रखी, उससे भी नीचे मारी, टोयोटा से नीचे। अभी एक नया ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर आया है, जैको, उसने तो ऐसी तैसी कर दी, सिर्फ पाकिस्तानी मार्केट में एंटर होने के लिए इतनी नीचे प्राइस मार दी, लोग परेशान है आपके सामने। वो कह रहा है भाई एक दफा लोग खरीदें तो सही। पेनिट्रेशन प्राइसिंग, अच्छा जरूरी नहीं कि पेनिट्रेशन प्राइसिंग हो, स्किमिंग भी हो सकती है, डिपेंड करता है प्रोडक्ट के ऊपर। आपको टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट हो तो स्किमिंग पर आएगा, शुरू में ही ज्यादा प्राइस चार्ज कर लो। अच्छा जी, मूविंग ऑन। तो अब नया प्रोडक्ट पहली बार लॉन्च हुआ है तो कॉमन सेंस, सारे वेरिएंट्स तो एक साथ लॉन्च नहीं करेंगे, और नया प्रोडक्ट है तो आप कोशिश करेंगे या तो पेनिट्रेशन प्राइसिंग पे जाए, यानी शुरू में कम प्राइस रखो, आहिस्ता आहिस्ता सक्सेसफुल हो जाए तो प्राइस बढ़ा दो, या फिर अगर प्रोडक्ट का नेचर ऐसा है तो स्किमिंग कर लो, यानी शुरू में ही ज्यादा प्राइस चार्ज कर लो, डिपेंड करता है नेचर के ऊपर। अच्छा, अब इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप पहली बार जा रहे हैं तो आप कोई और स्ट्रैटेजी के साथ नहीं आ सकते, नहीं, आप कंपेटिटिव प्राइसिंग पे भी आ सकते हैं। पेनिट्रेशन स्किमिंग सिर्फ वो स्ट्रैटेजीज है सिर्फ न्यू प्रोडक्ट के लिए अप्लाई होती है। जब हमने प्राइसिंग का चैप्टर पढ़ा था मैंने आपको बताया भी था कि पेनिट्रेशन और स्किमिंग दोनों जो है वो सिर्फ न्यू प्रोडक्ट में है, ठीक है। बाकी न्यू प्रोडक्ट में और डिफरेंट स्ट्रैटेजीज भी लग सकती हैं, बट पेनिट्रेशन प्रोडक्ट स्किमिंग जो है, सॉरी, ये ओल्ड प्रोडक्ट में यूज नहीं होती। अच्छा जी, इसके अलावा अब हम बात करेंगे प्रमोशन की। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं प्रमोशन की, कि भाई प्रमोशन कैसी होनी चाहिए, तो आपको पहली बात तो ये पता होने लग जरूरी है कि हैवी प्रमोशन होनी चाहिए। ठीक ठाक क्या होना चाहिए, हैवी प्रमोशन, ठीक ठाक पैसा लगना चाहिए प्रमोशन के ऊपर। क्यों? क्योंकि आपका यहां जो मेजर कॉन्सेप्ट होगा, गोल होगा, वो क्या होगा, वो होगा कस्टमर अवेयरनेस क्रिएट करना। आपका गोल क्या होगा, कस्टमर अवेयरनेस क्रिएट करना, तो उस पर बहुत पैसा लगेगा भाई। अब बच्चा पूछता है सर कस्टमर अवेयरनेस क्यों, मैं बोलूंगा भाई देखो, प्रोडक्ट पे इतना पैसा लगाया है, डेवलप किया है, क्या लोग आपको जानते हैं? नहीं जानते ना। तो जब लोग जानते ही नहीं तो आपको ठीक ठाक पैसा लगाना पड़ेगा, प्रोडक्ट डेवलप करना पड़ेगा। जब डेवलप कर लिया, इतना पैसा लग गया, तब लोगों को बताना भी तो है। अगर आपने लोगों को नहीं बताया तो लोग तो जानते ही नहीं है, लोगों को पता ही नहीं लगेगा, लोग खरीदेंगे नहीं, खरीदेंगे नहीं तो बर्बाद, डूब गए पैसे। तो ठीक ठाक पैसा लगता है प्रमोशन के ऊपर। और यहां पर जो ज्यादा चलती है वो चलती है इंफॉर्मेटिव एडवर्टाइजिंग। यहां ज्यादा क्या चलती है, इंफॉर्मेटिव एडवर्टाइजमेंट, यानी कस्टमर को सिर्फ बताना है प्रोडक्ट क्या है, क्योंकि अभी तक कस्टमर जानता नहीं। अब आप पूछेंगे क्यों नहीं जानता, भाई प्रोडक्ट नया है ना, कस्टमर कैसे जानता होगा। अच्छा जी, और साथ ही साथ अब मैं प्लेस की बात करूं, प्रोडक्ट नया नया है, मल्टीपल प्लेसेस पे होगा, लिमिटेड प्लेसेस पे अवेलेबल होगा, तो यहां पर मैं बताऊंगा ये अवेलेबल होगा लिमिटेड प्लेसेस के ऊपर। अच्छा, अब यहां पर भी हम बात करते हैं जरा कैश फ्लो की। यहां पर भी काफी हद तक कैश फ्लो नेगेटिव होगा, सेल्स स्लो होंगी, प्रॉफिट बहुत कम होगा, क्योंकि अभी तो इंट्रोड्यूस हुआ है ना भाई, बिकेगा, चलेगा, तब जाके होगा ना कुछ। तो रेवेन्यू भी कम है, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता स्लोली बिक रहा है, नया प्रोडक्ट है, एक रात में नहीं बिकता, टाइम लगता है। प्रॉफिट बहुत कम होगा, प्रॉफिट बहुत कम होगा, जिसकी वजह से कैश फ्लो नेगेटिव हो सकता है, ठीक है। तो अभी तो इंट्रोड्यूस किया है, अब इसके बाद दो चीजें हो सकती है, या तो मार्केट उठा के फेंक दे, इसको रिजेक्ट कर दे, या फिर प्रोडक्ट चल पड़े। तो अगला फेज जो है वो है ग्रोथ फेज। अच्छा, ये जो फेज है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये कंपनी का फेवरेबल स्टेज है, यानी सबसे ज्यादा कंपनी स्टेज पर एंजॉय करती है, सबसे ज्यादा कंपनी इसी स्टेज पर एंजॉय करती। क्यों? अब वजह है,
अब आप देख सकते हो उसकी लाइन कितनी स्टीप है कि नहीं? स्टीप लाइन। कभी प्लेन को देखा है? प्लेन जब टेक ऑफ करता है यूं, जब टेक ऑफ कर लेता है फिर यूं। स्टीप का मतलब एकदम से बादलों को फाड़ता हुआ जा रहा है हाइट की तरफ, एंड देन वंस टेक ऑफ कर गया, अब यूं हो गया, फ्लैट लाइन हो गई। यानी अब ऊपर नहीं जा रहा, अब जहां पहुंच गया है वहीं पहुंच गया। ठीक है ना? हाइट पे जा रहा है स्टीप। अब आप यहां देखो तो इसकी लाइन स्टीप है। स्टीप का मतलब क्या है? ये फेवरेबल सिचुएशन है। फेवरेबल सिचुएशन क्यों है? क्योंकि अब हम कह सकते हैं यहां पर कस्टमर्स लाइक द प्रोडक्ट। कस्टमर्स लाइक द प्रोडक्ट। अब आप बोलेंगे सर क्या आपको कैसे पता कस्टमर्स लाइक द प्रोडक्ट? भाई स्टीप है ना। स्टीप का मतलब बिकना शुरू हो गया है, और बिके जा रहा है, बिके जा रहा है, बिके जा रहा है। अगर ना पसंद आया होता तो ये लाइन मार्केट से बाहर हो जाता। लेकिन स्टीप लाइन है मतलब बॉस प्रोडक्ट चल पड़ा है, बिक रहा है। इट्स अ स्टीप लाइन। तो ये कंपनी का बेस्ट फेज होता है। नंबर्स आर ग्रोइंग, तो मैं लिखूंगा यहां पर सेल्स इज ग्रोइंग, प्रॉफिट इज ग्रोइंग। सेल्स भी ग्रो कर रही है, प्रॉफिट भी ग्रो कर रहा है। बेहतरीन स्टेज है। सेल्स भी ग्रो कर रही है, प्रॉफिट भी ग्रो कर रहा है। अच्छा जी, देखते हैं ग्रोथ क्या है। अब आप यहां देख सकते हो सेल्स रैपिडली ग्रो कर रही है, स्टीप लाइन है ना। अब बिकने लग गया माल तो ऑब्वियस सी बात है प्रॉफिट भी आना शुरू हो गया, प्रॉफिटेबल हो गया प्रोडक्ट, प्रॉफिट भी ग्रो कर रहा है। ठीक है ना? और कंपनी का ये बेस्ट स्टेज है। क्यों बेस्ट स्टेज है? क्योंकि सेल्स बढ़ते जा रही, ज्यादा कस्टमर आ रहे, ज्यादा कस्टमर आ रहे हैं, और ज्यादा कस्टमर आ रहे तो प्रॉफिट भी बढ़ता जा रहा है। ठीक है जी। तो अब मैंने आपको क्या बोला, कंपनी का मोस्ट फेवरेबल स्टेज है। ये कंपनी का मोस्ट फेवरेबल स्टेज है। अच्छा जी, थोड़ा सा और आगे देखते हैं। अब एग्जामिनर बोल सकता है यहां पर मार्केटिंग मिक्स क्या होना चाहिए, यहां पर क्या होना चाहिए हमारे पास, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन क्या होना चाहिए ग्रोथ में। अब यहां पर जब ग्रोथ में हम आ गए, यानी कस्टमर को प्रोडक्ट पसंद आ रहा है, जब हम ग्रोथ में आ गए, कस्टमर को प्रोडक्ट पसंद आ रहा है, तो क्या प्रोडक्ट को छेड़ना चाहिए? आप बोलोगे बिक रहा है ना भाई, आप बोलोगे बिक रहा है तो क्या छेड़ना चाहिए प्रोडक्ट को? रहने दो, बिक रहा है, बिकने दो। हां, लेकिन बहुत ज्यादा अपने प्रोडक्ट को फोकस करो। कोई भी उसमें कोई गड़बड़ नजर आती है फौरन करेक्ट करो, क्वालिटी गिनने ना दो। क्योंकि अगर प्रोडक्ट को आपने कंसिस्टेंटली ग्रो नहीं करवाया, सॉरी प्रोडक्ट को कंसिस्टेंटली आपने मॉनिटर नहीं किया, जरा भी क्वालिटी गिरी या कस्टमर का कोई फीडबैक आया प्रोडक्ट को ठीक नहीं किया, यही जो ग्रोथ जा रही है यही आपका डिक्लाइन होगी। ग्रोथ का मतलब कस्टमर को प्रोडक्ट पसंद आ गया, चलने दो, बस प्रोडक्ट के ऊपर कॉम्प्रोमाइज ना होने दो। जैसा पसंद आया वैसे ही बिक रहा है, कोई प्रोडक्ट को चेंज करने की जरूरत नहीं, बस क्वालिटी का ध्यान रखो और कस्टमर के फीडबैक जो आ रहे हैं उसको मॉनिटर करते रहो, प्रोडक्ट को कस्टमर के फीडबैक के हिसाब से अटेंटिव रखो। कस्टमर बोला ये नहीं, इसको ऐसे कर दो, ऐसे नहीं ऐसे कर दो, बस ठीक है, छोटी मोटी जो फीडबैक आ रहा है उसको मॉनिटर करो और ठीक रखो, तो ये प्रोडक्ट में कोई चेंज नहीं आएगा। ये पहला पी है। अच्छा प्राइस, अब तो भाई ग्रोथ आ गई। अगर 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 आपने पेनिट्रेशन प्राइसिंग रखी थी, अगर, तो अब इसका मतलब पेनिट्रेशन प्राइसिंग का मतलब क्या होता है, एंटर होने तक प्राइस कम रखनी है, एंटर हो गए अब प्राइस बढ़ेगी। तो प्राइसिंग में यह है कि अगर आपने पेनिट्रेशन यूज की थी, अगर, तो आप प्राइस बढ़ा देंगे। अब ये सिर्फ कब के लिए, जब पेनिट्रेशन है। अगर आपने स्किमिंग करी थी यानी शुरू में प्राइस हाई रखी थी, अब प्राइस और बढ़ेगी नहीं, क्योंकि पहले ही हाई प्राइस स्टार्ट कर चुके, यानी अब प्राइस को अब आप मेंटेन करेंगे अगर स्किमिंग है तो, गिरानी नहीं है। अच्छा भाई, अब हम आते हैं प्लेस पर। भाई अब सेल्स बढ़ने लगी है, कस्टमर को प्रोडक्ट पसंद आने लगा है, तो अब आपको अपना प्रोडक्ट लिमिटेड जगहों पे देना है, ज्यादा जगहों पे देना है? ज्यादा जगहों पे देना है। तो अब जो है इसकी हम प्लेस लिखेंगे अवेलेबिलिटी इन
मोर एरियाज, यानी अब जो है प्रोडक्ट ज्यादा एरियाज में अवेलेबल होगा। पहले शायद कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में लॉन्च किया था, लोगों को पसंद आया, तो अब इट्स टाइम कि आप पेशावर, कोयटा, गिलगित, बावलपुर, मुल्तान, सुल्तान, अब इन जगहों पे भी जाओ। भाई सेल्स आ रही है ना, तो अब अपनी प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी बढ़ाओ। जैसे आप बोलो नहीं मैं कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में हूं, तो कराची में पहले से 4 दुकानों पे था, अब 4 से 8 दुकानों पे जाओ। सेल्स आ रही है, लोगों को प्रोडक्ट पसंद आया है। अच्छा जी, प्रमोशन। अब आपकी प्रमोशन क्या है? अब आपकी प्रमोशन मेजरली क्या है? ब्रांडिंग है। आपका जो मेजर फोकस होगा ग्रोथ के अंदर, वो है बिल्ड अ ब्रांड या फिर बिल्ड इमेज। माल बिक रहा है, लोग खरीद रहे हैं, माल बिक रहा है, लोग खरीद रहे हैं, कुछ छेड़ना नहीं है, बस कुछ ऐसी प्रमोशन करो कि दिमाग में, आप कस्टमर के दिमाग में छा जाओ। ब्रांडिंग करो, क्योंकि जब ब्रांडिंग होगी, जब कस्टमर के दिमाग में आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड इमेज अच्छा होगा, ऑटोमेटिकली कस्टमर लॉयल्टी आ जाएगी। वो अब आपको नहीं छोड़ेगा, वो आप ही का प्रोडक्ट बार बार खरीदेगा, आप ही का प्रोडक्ट बार बार खरीदेगा। ये है प्रमोशन। अच्छा जी, तो ये था हमारे पास सेकेंड स्टेज ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, सॉरी थर्ड। टेक्निकली सेकेंड स्टेज ही कहते हैं क्योंकि डेवलपमेंट स्टेज नहीं, लेकिन चलो ठीक है। अब हम आते हैं अगले स्टेज पर, मेच्योरिटी सैचुरेशन। ओ लेवल्स में अलग अलग पढ़ते हैं, एएस में हम सेम पढ़ रहे हैं। ये कौन सा स्टेज है? अब आप देखो इस लाइन को, जो इतनी स्टीप थी, उसकी स्टीपनेस कम हो गई है, उसकी स्टीपनेस कम हो गई। अब दो तीन चीजें आपको उस बारे में यहां पर समझनी है। पहली बार, बच्चे समझते हैं सेल्स गिर गई है, नहीं, सेल्स गिरी नहीं है। सेल्स जो है वो अपने मैक्सिमम पॉइंट पर पहुंच गई। अब मैंने पहली बार प्रोडक्ट लॉन्च किया, टी शर्ट लॉन्च किया, पहले महीने 10,000 का माल बिका, अगले महीने 20,000 का माल बिका। अब मैं बोलूंगा यार डबल। अच्छा भाई, उसके अगले महीने 40,000 का माल, मैंने और डबल। वाह भाई, उसके अगले महीने वापस 80,000 का माल, मैंने बोला डबल डबल डबल, ये तो बिके जा रहा है, बिके जा रहा है, हर महीने डबल डबल डबल। ये थी मेरा ग्रोथ का फेज। अब 80,000 पे पहुंच गया, अब 80,000 पे, 1,60,000 पे नहीं गया, अब सेल्स हुई 90,000, फिर सेल्स हुई 95, फिर सेल्स हुई 1 लाख, फिर सेल्स हुई 1 लाख, फिर सेल्स हुई 1 लाख, फिर सेल्स हुई 1 लाख। ये जो मेच्योरिटी सैचुरेशन का जो पॉइंट होता है, यहां पर सेल्स आपकी मैक्स पॉइंट पे पहुंच जाती है, यानी इससे अब ऊपर बढ़ नहीं रही। 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख। या तो यहां पर सेल्स की जो ग्रोथ परसेंटेज होती है वो स्लो होती है, या सेल्स बढ़ रही है, या अगर बढ़ रही है तो बहुत छोटे परसेंटेज से बढ़ रही है, इतनी कि वो नेग्लिजिबल है। कहां पहले डबल ट्रिपल हो रही थी, अब 2%, 5% से बढ़ रही, बहुत कम है। यानी कंपनी को नजर आ गया कि अब नया कस्टमर, इसका मतलब क्या है? आपके पास न्यू कस्टमर नहीं आ रहा। अब आप बोलोगे सर कैसे पता न्यू कस्टमर नहीं आ रहा? भाई अगर न्यू कस्टमर आ रहा होता तो सेल्स अभी भी तेजी से ग्रो कर रही होती। अगर ग्रोथ में स्टॉप आया है, इसका मतलब नया कस्टमर मार्केट में अब आपके पास नहीं आ रहा। मे बी बिकॉज आपके पास नहीं आ रहा, तो अब शायद आपके कंपेटिटर के पास जा रहा है, कंपटीशन बढ़ गया। अच्छा, अब यहां पर प्रॉफिट कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, क्योंकि कॉस्ट बढ़ जाती है। अब भाई सेल्स 1 लाख, 1 लाख, 10,000 से शुरू हुई थी, 10 से 20, 20 से 40, 40 से 80, 80 सब 100, 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख। सेल्स तो मैक्सिमम पॉइंट पे आ गई है, रुकना, ग्रो करना बंद हो गई है, लेकिन कॉस्ट तो अपनी जगह बढ़े जा रही है ना हर साल। अब आपको ज्यादा रेंट देना है, ज्यादा सैलरी देनी है, ज्यादा महंगा रॉ मटेरियल, तो कॉस्ट तो बढ़े जा रही है, सेल्स नहीं बढ़ रही। तो सिंस द सेल्स ग्रोथ हैज स्लो डाउन एंड कॉस्ट इज स्टिल इंक्रीजिंग, प्रॉफिट कॉम्प्रोमाइज होना शुरू हो गया। और अगर नया कस्टमर, सेल्स ग्रोथ नहीं आ रही, तो मतलब नया कस्टमर आपके पास नहीं आ रहा। तो अगर आपके पास नहीं आ रहा बॉस, तो मतलब कंपेरेटर के पास जा रहा है, विच इज नॉट गुड, इट इज नॉट गुड। अच्छा जी, मेच्योरिटी पे देखते हैं। एट दिस स्टेज सेल्स फेल टू ग्रो, यही बताया मैंने आपको।
ग्रोथ रुक गई है या इतनी ग्रोथ है कि आप कंसिडरेबल ही नहीं, आप बोले यार ये तो इग्नोरेबल है, लेकिन सेल्स गिरी नहीं है। 1 लाख, मैंने आपको क्या बोला, 1 लाख 1 लाख 1 लाख 1 लाख 1 लाख, सेल्स अपने मैक्स पॉइंट पर पहुंच गई है, लेकिन सेल्स अभी तक गिरी नहीं है, सेल्स अभी तक गिरी नहीं है। अच्छा, अब एग्जामिनर बड़ा होशियार है, एग्जामिनर बोलेगा अच्छा अब एक काम करो, जरा मुझे बताओ यहां पर मार्केटिंग मिक्स क्या होना चाहिए कंपनी का, क्या प्रोडक्ट, क्या प्राइस, क्या प्लेस, क्या प्रमोशन, देखते हैं क्या 4 P's होने चाहिए यहां पर मेच्योरिटी में। सबसे पहले कंपनी को क्या करना चाहिए, एक्सटेंशन स्ट्रैटेजी लगानी चाहिए। अब कंपनी ने देखा हम 1 लाख 1 लाख 1 लाख 1 लाख की सेल्स पे फंस गए, बढ़ ही नहीं रहे, अब मुझे 1 लाख से 1.5 लाख की सेल पे जाना है, ग्रो कराना है, क्या करें, तो हम करते हैं एक्सटेंशन स्ट्रैटेजी। अब आप सवाल पूछेंगे सर ये एक्सटेंशन स्ट्रैटेजी क्या है। एक्सटेंशन स्ट्रैटेजी वो स्ट्रैटेजी होती है जो आपके प्रोडक्ट की लाइफ को एनहांस कर देती है, आपके प्रोडक्ट की लाइफ को एनहांस कर देती है। अब मैं आपको इसके साथ एक एग्जांपल देता हूं, इस एग्जांपल के साथ आपको समझना बहुत आसान होगा। लेट्स से 2017 में पहली बार सिविक ने अपना नया शेप लॉन्च किया, 2017 में, ये पहला साल था, इंट्रोडक्टरी फेज था, तो 2017 में इंट्रोड्यूस हुआ, 18 में लोगों को पसंद आया, 18 19 सेल्स ग्रो हुई, दबा के सेल्स ग्रो हुई, 20 में सेल्स मेच्योरिटी पे आई, 21 में डिक्लाइन। टेक्निकली कंपनी ने कितने साल कमाया, 17 18 19 20 21, 5 साल कमाया। अब जब कंपनी 2019 में आई, सॉरी, जब कंपनी 2020 में आई तो कंपनी ने रियलाइज किया कि यार हमारा आ गया है मेच्योरिटी या सैचुरेशन, मैक्सिमम सेल्स तो है लेकिन बढ़ नहीं रही, अब बढ़ने के लिए नया कस्टमर अट्रैक्ट करना पड़ेगा। अब नया कस्टमर अट्रैक्ट करना है तो कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि कस्टमर हमारी तरफ आए, सेल्स बढ़ानी, यू वांट मोर कस्टमर्स, सेल्स ग्रो कराने के लिए तो मोर कस्टमर्स चाहिए ना भाई। अभी गाड़ी वाले पता है क्या करते हैं यार, 2 साल 3 साल के बाद एक शशका करते हैं, उसी गाड़ी में एक नया मॉडल लॉन्च करते हैं, उसको नाम देते हैं फेस लिफ्ट, इंटीरियर चेंज करते हैं, बम्पर चेंज करते हैं, लाइटें चेंज करते हैं, रिम चेंज करते हैं, गाड़ी, प्रोडक्ट चेंज नहीं करते, वही प्रोडक्ट है, उसके अंदर छोटे मोटे कॉस्मेटिक चेंज करते हैं और फिर उसको रीलॉन्च करते हैं। जो दूसरे लोग होते हैं उनको वापस उस प्रोडक्ट में अट्रैक्शन नजर आती है, वापस से खरीदना शुरू कर देते हैं। अब क्या हुआ, 2020 में कंपनी ने ये काम किया, 21 में डिक्लाइन था सिविक का, अब वो कॉस्मेटिक चेंज की वजह से मेच्योरिटी 2020 में भी रही, 21 में थोड़ी सी और सेल्स बढ़ी, फिर 22 में भी बिकी, 23 में जाकर डिक्लाइन आया, 2 साल और मिल गए कमाने के। यानी वो सिविक जो 2021 में डिक्लाइन जाके मार्केट से बाहर होनी थी, एक्सटेंशन स्ट्रेटजी लगाने की वजह से 1-2 साल और सेल्स मिल गई, तो 21 की जगह 2023 में डिक्लाइन आया। सो कंपनी कुड मेक 2 more यूजफुल ईयर्स ऑफ दैट प्रोडक्ट। एक्सटेंशन स्ट्रेटजी है क्या, एक्सटेंशन स्ट्रेटजी बेसिकली वो स्ट्रेटजी होती है जो आपके मेच्योरिटी को थोड़ा सा पुश ऑन कर देती है, 6 महीना, साल, 2 साल आगे कर देती है, प्रोडक्ट को साल 2 साल और कमाने के मिल जाते हैं, यह है एक्सटेंशन स्ट्रेटजी। अब एक्सटेंशन स्ट्रेटजी में क्या क्या कर सकती है कंपनी, वो भी जरा हम देखते हैं। बहुत कुछ चीजें करती है कंपनी एक्सटेंशन स्ट्रेटजी के अंदर, पुराने प्रोडक्ट में छोटे मोटे कॉस्मेटिक चेंजेस करके रीलॉन्च कर देती है, या फिर नई एडवर्टाइजमेंट कैंपेन लॉन्च करती है कंपनी। बोलते यार हो सकता है कि हमारी सेल्स ना बढ़ी हो क्योंकि लोग हमारे प्रोडक्ट को जानते ही नहीं है, दबा के मार्केटिंग करो, एडवर्टाइजमेंट करो, प्रमोशन करो, नए कस्टमर शायद इस तरह मिल जाए। हो सकता है हमने कराची में लॉन्च किया था, कराची में तो बहुत सारी कंपनीज आ गई है, एक काम करो हैदराबाद में नहीं है, हैदराबाद में बेचना शुरू कर दो, ठीक है ना, नई नई दुकानों पे अपना माल बेचो, कलर चेंज करो, ब्रांडिंग नहीं करो, छोटी मोटी चीजें होती हैं जिससे 1-2 साल और प्रोडक्ट की लाइफ बढ़ जाती है, ये है एक्सटेंशन स्ट्रैटेजी। तो अब हम देख रहे थे अगर कंपनी का प्रोडक्ट मेच्योरिटी पर आ जाता है तो क्या करना चाहिए, एक्सटेंशन स्ट्रैटेजी लगाओ ताकि 1-2 साल और चल जाए प्रोडक्ट। अच्छा, अब मेच्योरिटी पर आ गए हो, इसका मतलब नया कस्टमर आपके पास नहीं आ रहा, तो अगर जब नया कस्टमर नहीं आ रहा आपके पास तो आपकी पोजीशन थोड़ी सी वीक है, अब आप ज्यादा प्राइस चार्ज नहीं कर सकते, अब आपको क्या करना पड़ेगा, कंपेरेटर जितनी प्राइस चार्ज करनी पड़ेगी, अपने आप को एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अभी भी आप चौड़े में हो गए नहीं यार मैं तो ज्यादा प्राइस चार्ज करूंगा तो क्या होगा,
कुछ नहीं होगा, कंपेटिटर के पास आपका कस्टमर चला जाएगा। प्लेसेस, अच्छा भाई, अब आपका प्रोडक्ट मैक्सिमम प्लेसेस पे, क्योंकि सेल्स क्या है, मैक्सिमम है ना। ग्रोथ में क्या थी, सेल्स बढ़ रही थी, मेच्योरिटी पे सेल्स बढ़ नहीं रही। लेकिन इस बात को अंडरस्टैंड करो कि आपकी जो मेच्योरिटी स्टेज है, यहां पर आपकी सेल्स जो है वो अपने पीक पर है, ग्रो नहीं कर रही लेकिन पीक पर है। तो आपकी प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी भी मैक्सिमम एरियाज में होगी। अब हम देख सकते हो, आपका जो प्रोडक्ट है वो अवेलेबल भी मैक्सिमम एरियाज में होगा। अच्छा जी, प्रमोशन, मेजर काम प्रमोशन का क्या है, ब्रांडिंग करना और कस्टमर्स को एजुकेट करना कि हम कंपेटिटर से बेहतर है। भाई ये दो चीजों पे फोकस करना है, किसी ना किसी तरीके से कस्टमर को कन्विंस करना है कि हमसे खरीदो। तो ब्रांडिंग करोगे तो खरीदेगा, और साथ साथ अपने आप को कंपेटिटर से बेहतर दिखाओ। ये है मेच्योरिटी। अच्छा जी, इसके बाद सबसे खतरनाक स्टेज, खतरनाक तो नहीं कह सकते, सबसे खतरनाक तो डेवलपमेंट वाला है। ये फेज वो फेज है जो आता ही आता है जिंदगी में, डिक्लाइन। कस्टमर कहता है अब आपका प्रोडक्ट नहीं चाहिए, यानी सेल्स गिर गई, प्रॉफिट गिर गया, सेल्स गिर गई, प्रॉफिट गिर गया। अब दो काम हो सकते हैं, या तो कंपनी क्लोज होगी, या फिर एप्पल क्या करती है जब प्रोडक्ट इनका डिक्लाइन पे आता है, वो कहती है रिसर्च एंड डेवलपमेंट करती है और न्यू प्रोडक्ट लॉन्च होता है। एप्पल कहता है भाई प्रोडक्ट पुराना हो गया ना, टेक्नोलॉजी पुरानी हो गई, सेल्स गिर गई, तो क्या हुआ, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करो, नया प्रोडक्ट लॉन्च करो। आपको क्या लगता है एप्पल प्रोडक्ट के गिरने का वेट करता है? अगले 2 साल बाद भी जो लॉन्च होने वाला है ना एप्पल का प्रोडक्ट, उसकी अभी से तैयारी है उनकी। तो जब डिक्लाइन पे आता है, सेल्स गिर गई, प्रॉफिट गिर गया, पहला ऑप्शन बंद करके घर चले जाओ, दूसरा ऑप्शन प्रोडक्ट नहीं बिक रहा ना, क्या दूसरा प्रोडक्ट लेकर आओ। यह है डिक्लाइन, यह है डिक्लाइन। अब एग्जामिनर बोलेगा जरा इसका मार्केटिंग मिक्स तो बताओ, मार्केटिंग मिक्स क्या है। एग्जामिनर बोलेगा जरा बताओ भाई इसका मार्केटिंग मिक्स क्या है। अच्छा भाई, तो पहली बार डिक्लाइन पे क्यों आया, क्योंकि आप, हो सकता है कंपेटिटर का प्रोडक्ट आपसे बेहतर हो सकता है कस्टमर आपसे नाराज हो। मेजरली 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 जो मसला है ना वो ये होता है कि आपका जो प्रोडक्ट है, इट हैज लॉस्ट अपील, इट हैज लॉस्ट अपील। मतलब अब नो लॉन्गर कस्टमर को प्रोडक्ट पसंद ही नहीं आ रहा। अगर आ रहा होता तो कभी भी डिक्लाइन वाली सिचुएशन पे हम पहुंचते ही नहीं। डिक्लाइन का मतलब ये है कि कस्टमर को पसंद नहीं आ रहा प्रोडक्ट। अब क्या करें, 4 P's क्या होने चाहिए? पहला पी क्या तरीका है, प्रोडक्ट विड्रॉ करो और टाइम है कि नया प्रोडक्ट लॉन्च करो। अच्छा जी, दूसरा, अब प्रोडक्ट गिर रहा है तो क्या करना चाहिए, किसी ना किसी तरीके से कॉस्ट को कट करो, प्राइसेस गिराओ, कॉस्ट कट करो, प्राइस गिराओ, और जितनी इन्वेंट्री बढ़ी है जान छुड़ाओ। ये जो आप हर बार हर 2 महीने बाद देखते हो ना, जो ब्रांड्स पे सेल लगती है, खाड़ी पे, जे डॉट पे, गुल अहमद पे और इमेज पे, ये इनकी प्रोडक्ट की लाइफ ही 2-3 महीने है। 3 महीने बाद इनका प्रोडक्ट हो जाता है पुराना। अब इनको पता है औरतें पागल है, वो तो खरीदेंगी नहीं अब, क्योंकि औरतों के शशके क्या होते हैं, पहली बार पहनने वाले। वो 2 महीना पुराना डिजाइन कभी नहीं खरीदेंगी, बोलेंगे किसी और ने पहन लिया होगा। तो उनको पता है औरतों की साइकी, 3 महीने बाद सेल लगाओ, जितना माल पड़ा है जान छोड़ाओ, अब औरतें नहीं खरीदेंगी। हाँ सस्ता होगा तो खरीद लेंगी। तो कॉस्ट कट करो, प्राइस गिराओ, जितना बेच सकते हो सस्ता करके बेचो, इन्वेंट्री से जान छोड़ाओ। अच्छा भाई, इसके अलावा अब आपका प्रोडक्ट बिक ही नहीं रहा, तो आपकी जो अवेलेबिलिटी है प्रोडक्ट की, आपकी जो प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी है वो लिमिटेड प्लेसेस पर होगी। और अगर आपके अपने आउटलेट्स हैं तो वो आउटलेट्स जहां पे आपको लॉस हो रहा है, आप उन आउटलेट्स को बंद कर दोगे। और जब माल बिक ही नहीं रहा तो प्रमोशन करोगे,
सवाल ही पैदा नहीं होता प्रमोशन करो, तो जीरो प्रमोशन होगी। या फिर अगर प्रमोशन करोगे भी तो किसकी प्रमोशन करोगे? सेल लगाने की, कि हमने सेल लगाई है, आओ मुफ्त के दाम पर खरीदो और लूट लो हमें और ले जाओ। ये है हमारे पास पूरा का पूरा प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, और उस प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में अलग अलग स्ट्रैटेजीज क्या होंगी मार्केटिंग मिक्स से रिलेटेड।